सो वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था द एलिंग प्लैनेट पर आपको मिली थी, जिसमें समरी और सम पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर किया गया था। इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो अराउंड 30 to 35 मिनट्स की वीडियो होगी। और साथ ही साथ बता दें कि वो चैप्टर अगर वो सेशन नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो कृपया करके पहले उसको देखें, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है तो बिल्कुल ना देखे इसको, अभी स्किप करके पहला वो देखे और तब ये देखे। नहीं देखना तो ये आपकी खुद की विश है, एज यू ओन विश। चलिए, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो जो इस क्लास 11th जो लिटरेचर के ऊपर आई थी, आपकी इस चैप्टर के ऊपर आई थी, और शायद यहीं पर इस स्लाइड पर ही हमने एंड किया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि इस अर्थ के अपने कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिसकी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, अदरवाइज कोई अत्यधिक मोटा हो जाता है, अदरवाइज कोई अत्यधिक पतला हो जाता है। तो उसी तरीके से अर्थ को बैलेंस करने के लिए, इस एनवायरनमेंट को, इसके बायोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ह्यूमन बीइंग की, जिसे परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो आज उसके आगे की बातें देखेंगे कि क्या आगे है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपने मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में उन्होंने चारों बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में उसमें बताया था। और यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग है आपकी जेम्स स्पेथ वर्ड से। चलो कवर करेंगे भाई यहाँ से कि इन्होंने क्या कहा। जेम्स स्पेथ नाम के एक व्यक्ति थे, जेम्स स्पेथ नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स, स्रोत, रिसोर्स का मतलब जो प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं उन्हें रिसोर्स कहा जाता है। जो दुनिया के वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक दुनिया में एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बनाई गई, उसका एक प्रेसिडेंट जिसका नाम था जेम्स स्पेथ। उन्होंने एक दिन कहा, सेड द अदर डे, जब मिस्टर ब्राउन ने एक दिन कहा तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने भी एक बात कही। क्या कहा वो देखते हैं। वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट। हम ये कह रहे थे कि हम जो फॉरेस्ट है उसको खो रहे हैं। लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। हर एक सेकेंड 1 एकड़ फॉरेस्ट जो है खत्म हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है या फिनिश हो रहा है ना। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन ये 1.5 एकड़ के लगभग समान है, 1 एकड़ नहीं है, लगभग ये 1.5 एकड़ है जो पर सेकंड हम लोग खो रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स बनाए गए कि नहीं बनाए गए, जाहिर सी बात है हर एक नियम कायदे कानून हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। लेट्स सी कि यहाँ आर्टिकल 48A में क्या कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, वो हमें प्रोवाइड्स करता है, हमें घोषणा करता है या हमसे ये उम्मीद रखता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कोट है ये उसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 48A में कि जो स्टेट है, मतलब राज्य जो है, राज्य का मतलब आप प्रदेश से मान लें, जो स्टेट है, या आप चाहे पूरी कंट्री से मान लें, मतलब अब कंट्री का मतलब भारत नहीं करेगा, भारत के लोग, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। द स्टेट शैल एंडेवर, कोशिश करेगा, एंडेवर मतलब प्रयत्न करेगा, है ना, साहस करेगा, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा, संरक्षित रखेगा और इसमें इंप्रूवमेंट लाएगा। एंड टू सेफ गार्ड, एंड और इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन, जंगली जीवन मतलब जंगल का जीवन जो है उसे वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं, या पशुओं का जीवन, आप इसे वाइल्ड लाइफ से इस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, यहीं से तो पढ़ाना था। तो पशुओं के जीवन को सुरक्षित रखेगा और एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेगा, ये आर्टिकल 48A कहता है। आगे बढ़ेंगे। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन सबसे बुरा जो दुख है, सबसे दुख की बात यह है कि इट इज एंडलेस एंग्विश, सबसे बड़ा दुख जो है ये एंडलेस दुख है, इज द फैक्ट, ये तथ्य कि दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, जो लॉज हैं वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते। मतलब
जो कानून बनाए तो गए, लेकिन कानूनों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में बहुत ही कम है। इवन दो हम कहते हैं भारत अमेरिका जैसे क्यों नहीं सकता, तो भारत थोड़ी होगा। यदि भारत के लोग होंगे अमेरिका जैसे तब तो भारत होगा। तो क्यों भारत माता को बदनाम करते हैं लोग? भारत अमेरिका जैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, पहले हम तो बने, बिकॉज कंट्री इज नोन बाय द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उस रीजन में रहने वाले लोगों से उस देश का नाम होता है। देश थोड़ी अपने आप चलने लगेगा। देश क्या है? वी ऑल आर कंट्री, हम हैं अपने आप में एक कंट्री। सो इफ वी टेक सम हार्ड कॉल्स, हार्ड डिसीजंस, और हार्ड क्या कहें, इफ वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स, लॉज, then our country can also be compared with America, even we can move ahead them। हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा कंपैरिजन करनेंगे तो हम अमेरिका से, और सोच रखेंगे तो बांग्लादेश जैसे और पाकिस्तान जैसे छोटे और टुच्चे देशों की। तो क्या मतलब है? अमेरिका से कंपेयर करना है, सो वी हैव टू बी लाइक अमेरिकन, हमें अमेरिकन की तरह बनना है। और यूरोपियन कंट्रीज से डेवलप, तो डेवलप हम होंगे तब देश डेवलप होगा, ये कहना बेकार का है। यहाँ लॉस तो बनाए गए लेकिन रिस्पेक्ट नहीं की जाती। भाई आप सभी लोग जानते हैं रिस्पेक्ट का मतलब ये उसका आदर करना। आदर का मतलब ये थोड़ी कि उसके पैर छूना है। पैर छूने का मतलब अगर लॉ कह रहा है कि सिग्नल पर गाड़ी रोकिए तो रोकिए। दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ। लॉ का रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि लॉ जो लगाए गए हैं, अब लॉ लगाए कि मेरे हिसाब से लॉ लगाए नहीं जाने चाहिए क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग ना। लेकिन अब सोच लीजिए इस चैप्टर में एक लाइन आई थी, लुसाका, जाम्बिया नाम की कंट्री, लुसाका नाम का एक जगह जहां पर लिखा है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। यस ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट इन इट दैट वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खतरनाक हम ही हैं। मतलब हम बुद्धिजीवी, मतलब ह्यूमन बीइंग इज नोन टू बी एज बुद्धिजीवी, मतलब वाइज कहा जाता है, और हमको प्रूडेंस से भरा हुआ माना जाता है कि हमारे अंदर विवेक है, बुद्धि है। अगर विवेक और बुद्धि हमारे अंदर है, देन व्हाई लॉज आर इम्प्लीमेंटेड ऑन अस? तब नियम और कानून क्यों हम पर थोपे जाते हैं? थोपा जाना शब्द क्यों आता है? नियम तो उनके लिए होना चाहिए जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनको ये डायरेक्शन दिया जाए ऐसे नहीं ऐसे करो। पर नियम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होना चाहिए, नियम एनिमल्स के लिए होना चाहिए। हम तो बुद्धिजीवी हैं। अब आप सोच लीजिए कि दुनिया में एकमात्र बुद्धिजीवी हम ही हैं। लाखों स्पीशीज हैं, किसी के लिए नियम बना? कुत्ते के लिए कोई नियम बना? गाय, बकरी, कुत्ता, शेर, किसी के लिए नियम नहीं बना। बट इट इज फॉर अस। जबकि हम विवेकपूर्ण हैं, विवेकपूर्ण प्राणी, हम ह्यूमन बीइंग है, फिर भी हमारे लिए नियम बनाएंगे क्योंकि सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेंजरस। फॉर हिज ओन सेक, फॉर हिज ओन एडवांटेज, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लॉज आर इम्पोज्ड ऑन अस। लॉज हम पर थोपे जाते हैं कि अगर ऐसा करोगे बेटा 7 साल की जगह सजा हो जाएगी, ऐसा करोगे तो 14 साल की कैद, ऐसा करोगे तो 5,000 का जुर्माना, ऐसा करोगे तो 10,000 का जुर्माना, 50,000 का जुर्माना। समझ रहे? तो ह्यूमन बीइंग है, हम विवेकपूर्ण होने के साथ साथ विवेक शून्य भी हैं। विवेकपूर्ण के साथ साथ हम विवेक शून्य भी हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। इच्छा बलवती रहती है, बलवती एक शब्द है, इरेक्ट रहती है, बहुत एक्साइटेड रहती है। तो इच्छा में आकर के हम क्राइम कर जाते हैं। यदि हम अपने इस मस्तिष्क से सोचे तो शायद हम लॉ के अंडर ना आए। ठीक, लॉ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में लॉ बनाए जाते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से जीना चाह रहे हैं। उसमें दूसरे का नुकसान हो रहा है कि नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए एंड नॉट एनफोर्स इन इंडिया। और लॉ कहीं कहीं एनफोर्स भी नहीं किया जाता, उसको लागू भी नहीं किया जाता। लॉ किताबों में तो बना दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति जो लॉ को एनफोर्स कराता है वो खुद करप्ट है। वो क्या कराएगा? पुलिस। आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा करप्शन तो वहीं से आता है सामने। अब जरूरी नहीं कि हर पुलिस व्यक्ति या पुलिस वाला जो है करप्टेड हो, लेकिन कुछ की वजह से कहा सब हो जाएगा। चाहे पुलिस हो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए तो बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। तो करप्शन हर एक व्यक्ति के अंदर है, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति हो, सरकारी आदमी हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, कुछ भी हो, करप्शन हर जगह, फायदा खुद का। इसीलिए कहा गया है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नॉट एनफोर्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस अगर उदाहरण की बात की जाए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्टिसिज्म मतलब जातिवाद, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर शैल बी अबोलिश, इसको खत्म कर देना चाहिए। अबोलिश का मतलब समाप्त कर देना चाहिए। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, बट बहुत ही शर्मनाक तरीके से ये
फलती फूलती जा रही है। फ्लोरिश का मतलब फलती फूलती जा रही। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशंस, अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं व्हेन दिस चैप्टर वाज रिटन, इस चैप्टर को कब लिखा गया, लगभग 1991, 92, 93 के आसपास लिखा गया इस चैप्टर को। आफ्टर 44 ईयर्स तभी कहा जा सकता है क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए। हालांकि इसमें दिया है ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 से लागू हुआ, तो अराउंड 94-95 के बाद ये लिखा गया चैप्टर। तो कहता है राइटर कि लगभग 44 इयर्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम द 1950 से ऑपरेशन होना शुरू किया, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। चलिए, एंडेवर का मतलब ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने का भरसक प्रयत्न करना, उसे हम एंडेवर कहते हैं। ठीक है, भरसक कोशिश। एंग्विश पेन, दुख या सफरिंग जिसे कह सकते हैं। ठीक है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. एक हाल की रिपोर्ट बताती है, a recent report का मतलब एक हाल की रिपोर्ट बताती है of our Parliament's Estimates, Parliaments की एक रिपोर्ट है जिसमें ये आकलन लगाया गया है, एक एस्टिमेशन दिया गया है लगभग, हाँ पार्लियामेंट्स ने एस्टिमेशन लगाया, आकलन किया है, एस्टिमेट्स कमिटी हैज हाईलाइटेड, उसमें कमिटी ने हाईलाइट किया है, ये उजागर किया, हाईलाइट का मतलब उजागर किया है। क्या उजागर किया है? दैट नियर कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन, कैटास्ट्रोफिक मतलब तबाही होती है, पूर्ण रूप से क्षति, है ना। कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट का एक कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन सामने आया है। जैसे हम कहते हैं पूर्ण रूप से क्षति हो जाना या विध्वंस तरीके से किसी चीज का कम होना। डेप्लीशन का मतलब होता है कम होना और कैटास्ट्रोफिक मतलब विध्वंस तरीके से, एकदम बर्बादी के तरीके से बर्बाद हो गया। ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, लगभग पिछले 4 डिकेड्स में, डिकेड्स का मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का समय, उसे कहते हैं 1 डिकेड। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, अगर रिलायबल डेटा जिस पे विश्वास किया जा सके, अगर डेटा की बात करें, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, लगभग 3.7 मिलियन एकड़ पर साल पर ईयर जो है इसका जो फॉरेस्ट रीजन है वो लूज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है। लार्ज एरियाज, बड़ा जो क्षेत्र है, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिसको मतलब एक डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तरीके से बताया जा सकता है, लार्ज एरियाज। तो बड़े जो एरिया है ऑफिशियली जो ऑफिशियली मतलब सरकारी तौर पर डिजिग्नेटेड किए गए, पहचाने गए एक फॉरेस्ट के रूप में, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वे जो है वर्चुअली ट्रीलेस हो चुके हैं, लगभग वो ट्रीलेस हो चुके हैं। वर्चुअली का मतलब जो दिखाई तो दे लेकिन जिसे टच नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट वो रियल हो, इसे कहा गया वर्चुअली। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। द एक्चुअल लॉस, वास्तविक जो लॉस है उससे कहीं ज्यादा है बेटा। जाहिर सी बात है, गरीबी हमारे देश में कितनी है, सरकार के सिर्फ इतने % बची है, पर सरकार क्या करे, सरकार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कुछ थोड़ी कर सकता है। ये तो आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ बनती, सिर्फ हर एक कमी के लिए गवर्नमेंट को गलत ठहराना ये गलत है। गवर्नमेंट में कितना आदमी है जो आपको पूरे देश को हर एक तरह से, एक सांसद ही बनाया जाता है, उसका भी एक विशेष क्षेत्र है, लाखों आदमी उसके ऊपर डिपेंड करता है। करप्शन तो वहां पर भी है, लेकिन हम भी तो करप्ट हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ना पूरा करके। We can also be called corrupted, हमें भी तो करप्ट कहा जा सकता है। क्या हमें अपने फंडामेंटल राइट चाहिए तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा सकते, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डू और टू परफॉर्म अवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करने का हमारे पास समय कहाँ है ना, चलता है चलने, तो बस हमें अधिकार तो चाहिए, समान अधिकार। लेकिन जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति जो है देश के दृष्टिकोण से, एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेगा, करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। करप्शन हम करप्टेड, हर एक व्यक्ति करप्टेड है, इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन। आप बिना करप्शन के कोई काम नहीं करते। अगर आप हैं और आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको काम पड़ता है, तो वहां अगर वो पैसा लेता है तो आप कौन सा छोड़ देते हैं,
तो इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ कमियां हैं। यदि हर एक व्यक्ति अपने कमियों को दूर करके एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो देश में करप्शन ऑटोमेटिकली, करप्शन सरकार थोड़ी बढ़ाती है, करप्शन लोग बढ़ाते हैं, उसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो लॉस है, वास्तविक जो क्षय है, एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स है, लगभग 8 गुना इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितने स्टैटिक्स, जितने आंकड़े दिए हैं, गवर्नमेंट ने, स्टैटिक्स का मतलब आंकड़े, जितने आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों से लगभग 8 गुना है एक्चुअल लॉस, है ना। बिगेट, गिव लाइफ टू, इसका एक आगे एक शब्द निकल के आएगा। कंडेम्स का फाइंड गिल्टी ऑफ समथिंग, किसी की निंदा करना। स्टेरलाइज्ड का मतलब मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे कीड़े मकोड़ों से बचाना। वॉलंटरी का मतलब डन और गिवन ऑफ वंस फ्री विल, ठीक है, अपने आप से जो है किसी चीज काम को करना। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. लगभग 3 साल की एक स्टडी करी गई यूजिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट्स भाई अब साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो साइंस क्यों डेवलप कर रही है? ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन स्पीसीज को बचाने के लिए और लंबे समय तक सर्वाइवल पॉसिबल करने के लिए साइंस डेवलप हो रही है। साइंस एक तरफ डेवलप होती है तो उसका नुकसान पब्लिक को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस जो है हमें ऐसे बहुत से तमाम अवसर उपलब्ध कराता है जिससे हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें, और आने वाली जनरेशन के लिए भी साइंस जो है काम कर रही है ताकि आने वाली जनरेशन किस तरीके से इस धरती पर सरवाइव करेगी। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अब नेशन का नहीं रह गया, इस धरती को बचाने का रह गया, सारे देश मिल करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल और एरियल फोटोग्राफी, एयर से एरियल बना मतलब ऊपर से फोटोग्राफी के माध्यम से फोटोग्राफ्स लिए गए। तो जब फोटोग्राफ्स लिए गए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके और एरियल फोटोग्राफ का, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने किया। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक ऐसी संस्था जिसमें लगभग दुनिया के सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, और दुनिया में किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई स्थिति आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए सारे देश मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी के पास पैसे की कमी है तो यूनाइटेड नेशंस के कई अंग हैं, और उस अंगों से जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिस देश को, उसको फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। तो एक कंट्रीब्यूशन के तरीके से वो बनाया गया संगठन जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, यूएनओ, आपने शायद कभी सुना हो। तो यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से एक सैटेलाइट प्रोग्राम चलाया गया, एरियल फोटोग्राफी उससे ली गई, और उससे पता चला, वॉर्न्स करता है वो, वॉर्न का मतलब हमें चेतावनी दे रहा है ह्यूमन बीइंग को, सिर्फ अमेरिका को नहीं दे रहा, सभी को दे रहा है, दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेट, जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, हैज डिटेरियोरेट, वो क्षय हो चुका है। डिटेरियोरेट का मतलब खराब, बर्बाद हो चुका है। सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका है। क्रिटिकल का मतलब गंभीर। इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, जब लगभग पूरी दुनिया पर उस पर फोटोग्राफ लिए गए तो उन्होंने पाया कि 88 ऐसे कंट्री हैं जहां पर ये कंडीशन, डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है, मतलब वातावरण में क्षय, जो विध्वंसता की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो अत्यधिक क्रिटिकल है, अत्यधिक खराब है, गंभीर है। इसको यदि रोका नहीं गया तो वहां पर रहने वाले लोग भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। Gaussian force perpetuation keep going, Hartman's collection of herds transcending concern, a concern that existed for very long time, बढ़ता हुआ चिंता, passed down from the generated to the चलो इसको हम देखेंगे आगे। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो है ही जिम्मेदार, बल्कि हमारी सबसे बड़ी गलती है पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर। ये भविष्य को बर्बाद करने का सर्वप्रथम कारण है, सबसे मुख्य कारण है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव जाति, मानव समाज को बर्बाद करने का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन।
पहला बिलियन, बिलियन का मतलब 1 बिलियन, पहला बिलियन पूरा होने के लिए मतलब 1 अरब की जनसंख्या पूरे होने के लिए मैनकाइंड को मतलब ह्यूमन जाति को 1 मिलियन का समय लगा, 1 मिलियन ईयर्स का। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष लगे इस धरती पर 1 अरब होने के लिए। सोचिए, दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। लगभग 1800 के आसपास दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 अरब थी। और इस समय आप सबको मोटे मोटे तौर पर पता है कि 7.5 अरब लोग इस दुनिया में जीवित हैं, अभी जिंदा रह रहे हैं। लगभग, हम ये नहीं कह रहे हैं आंकड़ा, लगभग 7.5, क्योंकि हमने कई साल पहले ही सुना था कि 7 अरब तो हो चुके, कई साल, तब से लेके करोड़ों लोग आ चुके हैं और लाखों लोग जा चुके हैं इस दुनिया से। तो लगभग 1800 में फर्स्ट बिलियन पूरा हुआ था इस धरती पर, 1 बिलियन लोग हुए थे। डिमाइस का मतलब डेथ है, अश्योर्ड का मतलब गाइड समवन समथिंग, डिसिसिवली का मतलब क्लियर एंड डेफिनेट, एंड फेलिटिशियस वेल चूजन। चलिए देखते हैं आगे वर्ड्स हैं ये। बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वाज एडेड। 1900 तक आते आते 100 साल के अंदर ही 2 बिलियन मतलब 2 अरब पॉपुलेशन हो गए, 2 बिलियन वाज एडेड। सोचो 10 लाख साल में 1 बिलियन और सिर्फ 100 सालों में 2 बिलियन अगर इस दुनिया में आ जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। लगभग 20th सेंचुरी आते आते मतलब 1901 से लेकर के 2000 तक आते आते अगले 100 सालों में 3.7 बिलियन लोग और बढ़ गए। सोचो, देख लो कितनी रेट से, 10 लाख सालों में 1 अरब लोग, 100 सालों में 2 अरब, और अगले 100 सालों में 3.7 बिलियन। मतलब 2 बिलियन में 3.7 बिलियन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, 5.7, मतलब 5 अरब 70 करोड़ लोग सन 2000 तक हो चुके थे। और सन 2000 से 2021 है, इन 20 सालों में 7 अरब पार हो चुकी है। मतलब लगभग 130 करोड़ लोग पिछले 21 सालों में इस दुनिया में ऐड हो चुके हैं। भाई ये तो 2000 तक की बात है, 3.7 मिलियन ऐड हो गया, किसमें, 2 अरब लोगों में। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7। देखो कहा जा रहा है ना, अब ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कह रहा है, ये प्रेजेंट उस टाइम का प्रेजेंट जिस टाइम ये चैप्टर लिखा गया था, अराउंड 1995। हमने ऑलरेडी आपको बताया था ना कि सन 1901 से लेकर सन 2000 तक आते आते दुनिया में 5.7 लोग रह चुके हैं। इसमें ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ओवरऑल 3.7 थे, 2 अरब तो ऑलरेडी थे। 1901 से जब पॉपुलेशन शुरू हुई तो वो 3.7 और ऐड हुए, तो इसका मतलब 2 + 3.7 मतलब 5.7, तो 5.7 बिलियन लोग सन 2000 तक हो चुके थे। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर एक 4 दिन में 10 लाख लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। उसमें से लगभग आप 1 लाख आदमी आप मान सकते हैं खत्म भी हो जाते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होगी, मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। कहा जाता है जब फर्टिलिटी गिरती है एक्चुअल में तब इनकम बढ़ती है, या उसका उल्टा कह लीजिए, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता, इसे कहते हैं प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता बढ़ जो होती है वो घटती है। अब इसका इनकम से और फर्टिलिटी रेट से क्या है, मतलब मानव की पैदा करने की क्षमता कम, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो आदमी नपुंसक हो जाता है। इसका ये सीधा मतलब बहुत से बच्चे निकाल लेंगे कि फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन क्षमता, पैदा करने की जो क्षमता घटती है। घटने का मतलब ये, जब किसी पैसा आ जाने से आप नपुंसक नहीं हो जाएंगे, ये कोई ना सोच लेना, पता चला गलत इम्पैक्ट ले लो। इसका एक इकोनॉमिक्स का नियम है। इकोनॉमिक्स आप लोगों में से शायद किसी एक के पास हो, आर्ट साइड के बच्चा है तो वो समझता होगा। इनकम आ जाने पर उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लिविंग स्टाइल होता है, वो चेंज होता है, वो समाज की और चीजों में इंडल्ज और इन्वॉल्व होता है। तो जो गरीब तबका, गरीब लोग होते हैं, बेटा इसको समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वैचारिक चैप्टर है, विचार, कंसेप्चुअल चैप्टर। विचार आपको खुद लाने पड़ेंगे और आपको इससे कुछ सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन या मैनकाइंड, ह्यूमन ना छोड़कर मैनकाइंड का भविष्य है। तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा।
एक इंडिविजुअल शुरू करेगा, आप लगभग ओवरऑल 1000 बच्चा देखेंगे, 1000 बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, उसमें 500 बच्चा इस पर सोचेगा और वो अपने आगे की लाइफ प्लान कर सकता है। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो इनकम, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति कार से चल रहा है या कोई व्यक्ति अमीर है, किसी के पापा डॉक्टर, उसके 10 बच्चे हो, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? आपने कभी ऐसा सोचा क्यों? कोई इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, 8 बच्चे हों उसके, नहीं, जो हो गए। और इस समय इंजीनियर डॉक्टर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे में उदाहरण ना दे देना कि सर जी वो इतने पे थे, 5वें थे अपनी बेटे के, और महात्मा गांधी 4थे नंबर पे थे और 3रे नंबर पे थे, उससे मतलब नहीं, जो हो चुका उससे बात नहीं, प्रेजेंट टाइम की बात करो। आपने देखा होगा जितना अमीर आदमी उसका 1 बच्चा, थोड़ा कम उसके 2-3, और कम लेबर और एक काम धंधे वाला आदमी उसके 5। पता है क्यों? रीजन है, जब आपका इनकम बढ़ती है बेटा तो लिविंग स्टाइल चेंज होता है। तो जब व्यक्तियों के पास दिन को गुजारने के लिए और भी बहुत से साधन होंगे, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के ऊपर ही ध्यान नहीं देगा कि पता चला लगा रहे, बीवी उसकी है तो पता चला बच्चे ही होंगे। जब घर में आपके पास टेलीविजन नहीं है, जब घर में आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, घर में आपके पास आमोद प्रमोद के साधन नहीं उपलब्ध, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, तो आपका फोकस उसी पर होगा, बच्चे होंगे ही होंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है। और डेवलपमेंट से पहले ही भाई इंसान की इनकम, जब इनकम होगी तो खाने पीने पे अधिक ध्यान देगा, एंटरटेनमेंट पे ध्यान देगा। आपने देखा होगा बड़े लोगों के पास एक ही बच्ची, एक ही लड़की है, और मैं वो टी शर्ट और वो, आपने देखा होगा कि फर्क क्या है? फर्क यही है कि उनके पास और भी चीजें हैं करने को, लेकिन गरीब आदमी के पास कुछ है ही नहीं करने को, तो चलो वही करें, तो बच्चे तो होंगे ही होंगे, है ना। तो एज इनकम्स राइज एजुकेशन स्प्रेड्स, भाई शिक्षा स्प्रेड होती है, फैलती है, एंड हेल्थ इंप्रूव्स, और जो स्वास्थ्य है वो इंप्रूव होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसका मतलब है विकास जो है सबसे अच्छा निरोधक है। कॉन्ट्रासेप्टिक का मतलब हो गया निरोधक। किस चीज का निरोधक? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, इसे निरोधक के रूप में डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है। डेवलपमेंट होगा कैसे? बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीजेस इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट स्वयं पॉसिबल नहीं हो पाएगा यदि जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीमेंट है इसको रोका नहीं, इसको पहले रोकना जरूरी है। जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीमेंट है इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में वृद्धि की जो दर है, उसको अगर नहीं रोका गया तो काहे का डेवलपमेंट? डेवलपमेंट पे बाद में ध्यान देना, इसको पहले रोकना, इन नंबर्स कंटिन्यूज, और बाद में लोगों को समझाना। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर होता जाता है, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो और बच्चे पैदा करता चला जाता है। बिगेट चिल्ड्रन, अभी पीछे पढ़ा था, बिगेट का मतलब गिव बर्थ। व्हिच कंडेम्स देम, जो कि निंदा करता है या जो एक श्राप है, कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उनको कर्ज करता है। भाई एक आदमी 5 बच्चे होगा, 5 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में थोड़ी पढ़ा पाएगा, और कहो तो 3 ही को जो है पढ़ाई पाए, 2 कहता है बेहतर काम कर, जाके काम पे बैठा देगा, जिसके 5 बच्चे होंगे। अब गलती उसकी नहीं है, उस व्यक्ति की गलती, क्या करे, जब वो गरीब था उसके पास कोई था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, आनंद, व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी है मनुष्य की, तो फिर ये तो हो गई, रिजल्ट यही निकलता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। विच कंडेम्स देम, आपने देखा ही होगा, अभी हाल में मजाक के तौर पर कह रहे हैं, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में भी इसका असर अभी आपको, अगर 2021 के सेंसस की जाए और 2019 के सेंसस, तो फर्क कर लीजिएगा पिछले 1-1.5 साल में, हाँ, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। समझ रहे हैं? जब आप दिन भर घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर पॉपुलेशन पर ही पड़ेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जैसे चाहो समझो। तो कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज्यादा बच्चों का अर्थ ये नहीं होता है कि जब वो बच्चा आएगा तो वो हाथ लेकर आएगा तो ज्यादा काम भी तो करेगा, नहीं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, वो जब तक काम के लायक होगा तब तक, उन 15 सालों में कितनी गरीबी बढ़ चुकी होगी, ये इस पर भी तो देखा जाए, 15 साल के बाद ही बच्चा किसी लायक होगा। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, वो सिर्फ बेकार और बेरोजगार बच्चे ही कहलाएंगे, या बेरोजगार पॉपुलेशन कहलाएगी। आप विदेशों में देख लीजिए, बच्चा कभी देखा, अंग्रेजों के कभी बच्चे आपने देखे? हमेशा अंग्रेज को बड़ा ही देखा, बच्चे देखोगे ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि बच्चा बड़ा होगा, ये हमारे सपने हैं और ये हमें कल बुढ़ापे में सहारा देंगे। जी नहीं, वहाँ का हर एक व्यक्ति अपने आप को सिक्योर कर चलता है कि बुढ़ापे में भी वो अपने आप के लिए इतना पैसा रखता है कि कोनो बच्चे की जरूरत ना पड़े, उसे लाइफ को एंजॉय करता है। इसी वजह से अमेरिका हमसे कितना बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन पॉपुलेशन कितनी, हमसे 3 तिहाई है हमारी पॉपुलेशन।
हम 130 के ऊपर जा चुके हैं, लगभग 130 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। वो उसके पास अभी भी लगभग 50 से 55 करोड़ होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने कई साल पहले पढ़ा था लगभग 45 करोड़ पीपल थे। अब मान लेते हैं 50 से 52 करोड़ होंगे उनके पास, ठीक है। तो एक लगभग 1/3 पॉपुलेशन है, क्षेत्र हमसे बड़ा है। वहां के बच्चे आपने कभी सड़कों पे देखे नहीं, आप यहाँ गली मोहल्ले में निकल जाइए, एक घर से 5-5 निकलेंगे। Merely more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle. अब ये भी ठीक नहीं है, ये भी सजेस्ट नहीं किया जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको कैटल की तरीके से ट्रीट किया जाए, मवेशी मतलब जानवरों के तरीके से। एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड। स्टरलाइज का क्या मतलब था भाई, देखें कहां गया, कहां पर मीनिंग लिखते हैं। और मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कंपल्सरी स्टरलाइज, उनको मतलब बीमारी से बचाना, यह भी जरूरी है। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। लेकिन अब इसका कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है जब टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, कि लोग स्वयं से अपनी फैमिली प्लानिंग करें विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ स्योर्सियन। स्योर्सियन क्या है बेटा, ये देखो, फोर्स। ये एक वर्ड ध्यान से समझना, ये वर्ड क्यों वहां हम बता देते तो बच्चे कहते हैं यहां पर लिखा हुआ है फिलहाल, बिना किसी फोर्स के उनको ये करवाया नहीं जा सकता। फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ सोर्सियन, मतलब बिना किसी ताकत के, बिना किसी दबाव के। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। अब चॉइस क्या है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की सततता, मतलब लगातार गरीबी बने रहना। इसके बीच की चॉइस है, गरीब रहना चाहोगे या कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन पे काम करना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अधिक बच्चे होंगे, गारंटीड है आज के जमाने में आप 2 बच्चों से ज्यादा को पाल ही नहीं सकते। पालने का मतलब सिर्फ पेट भरने से नहीं है, गिव देम अ गुड लाइफ और लग्जरियस लाइफ, नॉट अ लग्जरियस लाइफ बट अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन नहीं दे सकते आप, क्योंकि स्वस्थ जीवन तो तभी होगा जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर तब होगा जब आप अच्छा खाना खिलाएंगे, और आज का खाना आप जान ही रहे हैं कितना अच्छा खाना और कितना सस्ता खाना है ना। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये कहावत कही जाती है। और ये इसलिए कही जाती है कि स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य का मतलब मोटे होने से नहीं है, स्वास्थ्य का मतलब होता है आप एक्टिव रहें। आपने देखा होगा गरीबों के यहाँ, गरीब बच्चों के यहाँ कभी किसी का पेट निकला, कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला, कोई आंखें किसी की बाहर निकली, वो कुपोषण का शिकार, क्योंकि उनको जो पोषण बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। वो सिर्फ खा तो रहे हैं, लेकिन हर खाना हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बना। बच्चों के लिए एक अलग स्पेशल खाना है, उसको उतना पोषण तत्व चाहिए, आप नहीं प्रोवाइड करा सकते। आप सोचना दाल रोटी खिलाते रहेंगे, प्रोटीन तो मिला ही रहा है ना। प्रोटीन के अलावा बहुत से एलिमेंट्स चाहिए जो ह्यूमन बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करना जरूरी है। तो पॉपुलेशन एंड द परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। परपेचुएशन का मतलब होता है लगातार कोई चीज जो रहे, मतलब निरंतरता इसे कह सकते हैं। तो या तो आप निरंतरता की, गरीबी की निरंतरता में रहे, और या फिर जो है पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या नियंत्रण को चुन लें। इसके बीच का रास्ता आप चुन सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। जो आज पॉपुलेशन मानी जाती है वो 920 मिलियन टुडे ये मानी जाती है, ठीक है, 92 करोड़ ये आप मान सकते हैं टुडे। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका, ये 920 मिलियन का मतलब 92 करोड़ हो गया, उस टाइम की बात है। जैसे 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर कितने हो गया, 1 करोड़ हो गया बेटा, ठीक है। क्या लिखे, चलो अब फालतू में। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 100 मिलियन बराबर 100 करोड़। तो 100 करोड़ नहीं, 100 मिलियन नहीं है, कितना बता रहा है, 100 मिलियन बराबर कितना हो गया, 10 करोड़, सॉरी 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, और 1000 मिलियन बराबर 1 अरब। तो यहाँ 920 मिलियन है। तो अब इसी से काउंट कर लीजिए, 920 मिलियन का मतलब लगभग 92 करोड़ व्यक्ति
टुडे का मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये चैप्टर लिखा गया। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन अफ्रीका और साउथ अमेरिका की टुगेदर पॉपुलेशन से ज्यादा थी, मोर देन थी। अफ्रीका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, है ना, ये सुना ही होगा। अंटार्कटिका सबसे बड़ा पॉपुलर जो जो है, क्या नाम आपका, कॉन्टिनेंट है, वो एशिया है। तो एशिया के अंदर एक देश भारत, और भारत की पॉपुलेशन सिर्फ एक देश की लगभग 55-56 देश हैं एशिया के अंदर, उसमें एक देश की पॉपुलेशन ऐसी, सोचिए कितना बड़ा, कितना शोचनीय और कितना कॉन्सेप्चुअल या कितना थिंकेबल ये एक चैप्टर और एक टॉपिक है। वी हैव टू थिंक ओवर द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इवन तो चाइना हैज मोर देन इंडिया, चाइना के पास हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है और चाइना में अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एकदम स्टेबल कर दी गई है, वहाँ पर सज़ा होने लगी है। और दूसरे देशों ने तो बहुत पहले ही कर लिया है, क्योंकि वो लोग वैसे भी छोटे थे, उस पर पॉपुलेशन विस्फोट हो जाना मतलब उनके पास संसाधनों की कमी होना। तो हमारे पास इतना है, तभी तो गरीबी, तभी तो मोदी जी को सब कहते हैं गरीबी। अरे गरीबी उन्होंने थोड़ी फैलाई है, व्यक्ति खुद उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों हैं इतने बच्चे? अब जो हो गए वो तो ठीक है, लेकिन अब तो ना करो। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई असर है? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चे पैदा करना, तो बच्चे पैदा करना जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे तो एनवायरनमेंट को भी देखो कि का में हवा खिलाओगे, जब खाने खिलाने को कुछ नहीं है तो खिलाओगे का? तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की टुगेदर पॉपुलेशन, मिला करके पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा, सिर्फ एक देश इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट। कोई भी व्यक्ति अगर इस कंडीशन से परिपूर्ण है, इस कंडीशन से वो परिचित है, नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन, कोई भी व्यक्ति जो है डाउट नहीं करेगा कि जो कंडीशन है भारत में, इस हिसाब से पॉपुलेशन की, द होप ऑफ द पॉपुलेशन वुड डाई, तो उनकी जो आशा है वो मर जाएगी। इन देयर हंगरी हटमेंट्स, जो झोपड़ पट्टियां हैं, है ना, गरीबों की जो झोपड़पट्टियां हैं, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे प्राथमिकता, सबसे ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक ये उम्मीद करना कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। प्राथमिकता के तौर पर सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जी चलो, कुछ अभी और है बेटा, जरा हमें 2 मिनट दीजिएगा। आगे कर लेना, 2 से 3 मिनट को वीडियो आगे कर लेना, क्योंकि अभी 1-2 मिनट लगेगा इसको ओपन होने में।
सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए स्टार्ट करें, बस 2-3 पैराग्राफ और है फिर खत्म हो जाएगा। तो विदाउट द होप बात खत्म हो गई यहां तक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन सोसाइटी वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। पहली बार मानव इतिहास में, ह्यूमन सोसाइटी में आज पहली बार ऐसा हो रहा है जो ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा जा रहा है। ट्रांसेंड बढ़ती हुई चिंता, ट्रांसेंड का मतलब बढ़ती हुई चिंता, कंसर्न का मतलब चिंता। द सर्वाइवल ऑफ नॉट जस्ट द पीपल, सिर्फ लोगों का सर्वाइवल, लोगों का जीवन ही नहीं, बट ऑफ द प्लैनेट, बल्कि प्लैनेट धरती का भी सर्वाइवल पहली बार ऐसा हो रहा है जो सोचा जा रहा है। We have begun to take a holistic view। हम लोगों ने एक holistic view, एक सार्वभौमिक व्यू, दृष्टिकोण अपना रखा है of the very basis of the existence। The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future। जो environmental problem है, ध्यान रहे, ये हमारे मौत का सिंबल नहीं है या सिग्नल नहीं है। जो हमारे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। ये हमारी मौत की घंटी नहीं है, बल्कि इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा पासपोर्ट है भविष्य में जाने का। इट इज द पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब हो गया ना टिकट, मान के चलिए जैसे हम प्रवेश पत्र भी कह सकते। ठीक, इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज assured in the era of responsibility, it is holistic view। ये जो बढ़ता हुआ संसार का दृष्टिकोण है, the emerging new world vision has assured in the era of responsibility। इस era of responsibility में एक नया जो point of view हमने लिया हुआ है। it is a holistic view and ecological view। एक ecological view है और एक holistic view है। seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। आज हम पूरी दुनिया को एक समान मानते हुए एक होल के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन या मैनकाइंड जाग गया है। an integrated whole, एक एकीकृत तरीके से, एकाग्र होकर या एकीकृत तरीके से हम पृथ्वी को मान रहे हैं, ना बल्कि बनिस्बत इसके कि वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, इस तरह से हम नहीं मान रहे। रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। कलेक्शन ऑफ पार्ट्स का मतलब अलग अलग देश, ये जो पार्ट्स है ना। इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा। जो औद्योगिकरण है या उद्योग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के इस नए युग में, न्यू ईयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट। कितना गजब का प्रभाव होगा ना अगर एक बिजनेसमैन जिसका नाम यहां पर लिखा है उनकी तरह सब सोचने लगे। मिस्टर एडगर एस वूलार्ड एक थे, कौन थे? मिस्टर एडगर एस वूलार्ड हु 5 years ago, लगभग 5 साल पहले डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा करी हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर। वो कंपनी के चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर थे। He said, उन्होंने ये बात कही कि our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environment performance। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, इस बात में निहित करता है कि हम बिना एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाए एनवायरमेंट को एक्सेल करें, मतलब बढ़ावा दें एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए या एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपने इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को या इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को ग्रो करें, ना कि ये कि हम अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को ग्रो करते रहे, इधर एनवायरमेंट डिटेरियोरेट होता रहे। ऐसा नहीं है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और अगर ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा प्रभाव होगा इस दुनिया में। हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ऐसा सोच ले। Of all the statements made by Margaret Thatcher जो कि प्राइम मिनिस्टर रही, of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में उनके जितने भी लेक्चर्स थे, किनके? मार्गरेट थैचर के। none has passed so decisively, उतने डिसिसिव नहीं थे, डिसीजन, into the current coin of the English usage as her felicitous words, no generation has a free hold of this earth, all we have is a life tenacy।
वो कहती हैं कि उनका एक बड़ा फेमस इंग्लिश कोटेशन आया है, वो ये है कि नो जनरेशन, हम में से कोई भी जो मतलब हम लोग आते हैं इस धरती पे, या कोई भी किसी भी पीढ़ी ने हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर पूरा कब्जा नहीं है, उसके बाप की नहीं है। आप अगर हिंदी में समझे आप ये समझ सकते हैं, नो बडी हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर आना और इस अर्थ पर रहना ये एक्चुअल में हमारा फ्री होल्ड नहीं है कि हमने उसे अक्वायर कर लिया और ये मेरी हो गई, ठीक है। हम एक किराएदार के समान है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, मतलब एक तरीके से किराए के रूप में हमें यहां पर अपने लाइफ को झेलना होता है या बिताना होता है। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जो हमको लीज पर दी गई है और इसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, अगर लेस्टर ब्राउन की बात करें जो शुरुआत में आया था ना एक वर्ड, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोरफादर्स, उन्होंने सिंपली कहा कि ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, हमें अपने पूर्वजों से वंशानुगत नहीं मिली है, ये हमें पूर्वजों से नहीं प्राप्त है, बल्कि हमने ये अपने पूर्वजों से, वी हैव बोरोड इट, हमने अपने पूर्वजों से इसे उधार लिया है, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से इसे उधार ले रखा हुआ है ताकि इसको रिपेयर करके अपने आने वाले बच्चों को दे सकें, ना कि हमें ये प्राप्त हुई अपने फोरफादर से। जबकि बात तो एकदम उल्टी है, लेकिन तथ्य और सत्य यही है कि हम आए हैं अपने पूर्वजों के बाद और हमारे बाद हमारे बच्चे, तो एक्चुअल में बच्चे भी आने वाले हैं, उनके लिए हमने उनसे उधार मांगा है ताकि इसको रिपेयर करके उनको सौंप दें। एंड द सेम वर्क दे विल डू इन देयर और इन ड्यूरिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ में, पूरे जीवन में उनको भी यही करना होगा। In this way the chapter got finished. I hope that you understood the whole concept of the chapter, and if you get affected from this, so of course you should think and do as much as possible and do the needful, whatever required, जो भी रिक्वायर हो, जो भी जरूरी चीजें हो नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप अपनी लाइफ में करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कंट्री आगे बढ़ता है, बड़ी बड़ी चीजें बाद में होती हैं, क्योंकि अभी हाल में ही कल 2 अक्टूबर था, परसों आई थिंक, तो महात्मा गांधी कहते थे वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन समवन स्टार्ट टू बी फ्रॉम योरसेल्फ। आप अपने लैंग्वेज में इस चीज को कह लीजिए कि जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं शुरुआत खुद से करें, तो देश तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट चेंज्ड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितने लोग इससे प्रभावित हुए इस चैप्टर से और कितने लोग नहीं प्रभावित हुए। वो आपकी मर्जी है प्रभावित होना ना होना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। So thank you so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.